वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीएससी आरओ 2023 मेंस का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 10 जुलाई 2023 से। आप इसे आगे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस पेड बैच के बारे में। जो मेंबर्स हमारे पेड बैच में आ चुके हैं, ये आपका वीडियो नंबर 1 है, यानी कि स्ट्रेटजी वीडियो। इसको पूरा आपको ध्यान से देखना है। आरओ मेंस का सिलेबस क्या है, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, कैसे उसकी तैयारी आप करेंगे हमारे साथ इस पेड बैच में, सब कुछ यहाँ पर बिंदुवार बताया जा रहा है। आरओ मेंस की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं इस ग्रुप में। तो सबसे पहले आरओ मेंस का सिलेबस क्या होता है उसको देख लेते हैं। सिलेबस में सामान्य अध्ययन में वस्तुनिष्ठ प्रकारक पेपर होता है। प्रश्न यहाँ पर 120 रह जाते हैं, पूर्णांक 120 रह जाते हैं। और सिलेबस में आयोग लिख देता है प्रारंभिक परीक्षा जैसा। प्रारंभिक परीक्षा जैसा लिखने की जगह यहाँ पर हमने प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की पिक काट के लगा दी है, जिससे जो प्रारंभिक परीक्षा में है वो आप यहाँ पर भी देख सकें प्रारंभिक परीक्षा। और इसमें अंतर क्या रह जाता है कि भाई कि उसमें 140 प्रश्न होते हैं, 140 अंकों का होता है। इसमें पूर्णांक 120 रह जाते हैं, प्रश्न 120 रह जाते हैं। ये 20 प्रश्न कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलता है मेंस वाले में प्रीलिम्स की तुलना में। कई बार ये बात गलत भी साबित हुई है। कई बार प्रीलिम्स का ज़्यादा उच्च स्तर का प्रश्न पत्र आता है, मेंस का थोड़ा कमतर रह जाता है। अगर हम 2021 वाला देखें तो सामान्य अध्ययन में कुछ विशेष ऐसी तैयारी नहीं करनी। सामान्य अध्ययन की अगर आप तैयारी प्रीलिम्स में कर रहे हैं तो वही तैयारी आपकी मेंस में भी काम आ जाती है। थोड़ा सा हाँ उच्च स्तर के प्रश्नों की तैयारी हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी करा देते हैं। मुख्य तैयारी यहाँ पर परंपरागत हिंदी और निबंध की होनी है। परंपरागत हिंदी और निबंध की तैयारी कैसे होगी इसको देख लेते हैं। हाँ, एक और पेपर होता है इसमें वस्तुनिष्ठ सामान्य शब्द ज्ञान का। इसमें पर्यायवाची वाला चैप्टर हट जाता है। पूर्णांक यहाँ पर 60 रहते हैं प्रश्न, लेकिन यहाँ पर केवल 30 रह जाते हैं। तो ये आपका मतलब जो आपने प्रीलिम्स परीक्षा में तैयार करते हैं हिंदी, व्याकरण और शब्द ज्ञान, वो यहाँ पर भी काम आ जाता है, बल्कि एक शब्द यहाँ पे कम हो जाता है। तो इसकी भी कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है। हाँ, वही बात है कि स्तर थोड़ा सा कई बार उच्च हो जाता है। जैसे 2021 का पेपर आपने देखा होगा सामान्य हिंदी वाला, तो उस तरह के कई सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे करा देते हैं। जो क्विज वाला ग्रुप है जो प्रीलिम्स के लिए है, जिसमें हिंदी कई सारे क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं इन्हीं चैप्टर्स में से, वो काम आ जाएगा आपका इसमें भी। और चूंकि अभी प्रीलिम्स हुआ नहीं तो प्रीलिम्स वाले में तो काम आ ही जाएगा वो भी। हिंदी निबंध यहाँ पर आता है। यहाँ पर शब्द पर गौर करना है। हिंदी निबंध है, इसको आप जो है नहीं लिख सकते इंग्लिश में ना उर्दू में। हिंदी में ही निबंध यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा, हिंदी में लिखना होगा। पूर्णांक 120, 3 निबंध आते हैं, 40-40 अंक के 3 आते हैं, 40-40-40 ये हो गए। शब्द सीमा यहाँ पर 600 होती है, ठीक है। 600 शब्दों का निबंध लिखना होता है। 1800 शब्द यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे निबंध वाले पेपर में। और इसमें चॉइस होती है, जैसे खंड होते हैं तीनों खंड में से एक एक लिखना होता है, उसमें चॉइस होती है। निबंध का पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ तो ज़्यादा आपको अच्छा अंदाजा पड़ जाएगा। एक ही पेज का पेपर बनता है। हिंदी ऐसे पेपर ये 2021 के मेंस का है, मतलब 2021 का जो आरओ आया था जिसका मेंस पेपर अप्रैल 2022 में हुआ था, उसका है ये पेपर। लेटेस्ट हम लोग इसको कह सकते हैं। तो खंड 1 में बेसिकली साहित्य, संस्कृति, समाज से एसोसिएटेड टॉपिक्स होते हैं। तो साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध ये आया था। साहित्य तो समाज कई बार दे देते हैं, साहित्य शिक्षा दे देते हैं। तो सेकंड था इसमें शिक्षा और नैतिक मूल्य पर आया था। वर्तमान राजनीति का परिदृश्य और उसका भावी प्रभाव ये आया था। मतलब थर्ड टॉपिक जहाँ तक जो है करंट इवेंट पर होता है, जिसमें वर्तमान शब्द का प्रयोग होता है। फिर खंड 2 में यहाँ पर समसामयिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण परिरक्षण और प्रदूषण निवारण की महत्ता, ये पर्यावरण संबंधी जरूर आता है, चाहे प्राकृतिक आपदाओं से एसोसिएट करके दे दे या किसी और परिदृश्य में। गरीबी रेखा की तलाश सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास है, इसमें आपको गरीबी रेखा के बारे में लिखना है। ये थोड़ा सा इजी उनके लिए हो जाता है जिनका बहुत अच्छे से जीएस तैयार है। इसमें आप कई सारे फैक्ट मेंशन कर सकते हैं पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी एस्टिमेशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, हेड काउंट रेशियो कैसे निकालते हैं, कौन सी बॉडी या फिर कौन सा निकाय पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए भारत में जिम्मेदार है, पॉवर्टी एस्टिमेशन का इतिहास क्या रहा है भारत में, कौन कौन सी कमिटीज़ बनी है पॉवर्टी एस्टिमेशंस की और क्या क्या उनके रिकमेंडेशंस रहे हैं, पॉवर्टी लाइन को कैसे हम सुधार कर सकते हैं, पॉवर्टी लाइन से बाहर कैसे लोगों को ला सकते हैं, सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है। थोड़ा सा वैसे ईजी हो जाता है जिनको ज़्यादातर मतलब साहित्यिक टॉपिक की जिनको समझ नहीं होती है वो इस तरीके का ले सकते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड आता है, ये ज़्यादातर समसामयिकी पर आधारित होता है। तृतीय विश्व युद्ध की आशंका और भारत की नीति, प्राकृतिक आपदाएं हमारी चुनौतियाँ। प्राकृतिक आपदा पे हर बार आता है। कोई आपदा चल रही होती है तो उसको ले लेता है, कई बार जो है प्राकृतिक आपदाएं इन जनरल पूछ लेते हैं। फिर स्थानीय बनाम भूमंडलीय, ठीक है, लोकल बनाम ग्लोबल, जो आजकल डिबेट चल रही है लोकल वर्सेस ग्लोबल, जहाँ पर 1991-92 में ग्लोबलाइजेशन को इतना महत्व दिया जा रहा था। फिर हम लोग बैक टू लोकल लौट रहे हैं, लोकल फॉर ग्लोबल, जैसे मोदी जी ने बार बार मेंशन किया अपनी विदेश यात्राओं में, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे इसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस पे एसोसिएटेड ये है। तो हर मतलब खंड में आपको एक ना एक अवसर मिलता है कि आप जिस प्रकार के राइटर हैं, कुछ लोग जो है तथ्यों की जानकारी अच्छी रखते हैं, कुछ लोग श्रृंगार की जानकारी अच्छी रखते हैं, कुछ लोगों के पास अच्छे अच्छे कोट्स होते हैं,
तो आप ये वाले ऐसे का चुनाव कर सकते हैं, साइंस संस्कृति वाला। कुछ के पास जो है अच्छे अच्छे उसके होते हैं, फैक्ट की जानकारी होते हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं जो फैक्चुअल ऐसे हो। ठीक है, कुछ लोग समसामयिकी का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो आप ये वाला लिख सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको इंटरनेशनल रिलेशंस की बड़ी अच्छी समझ होती है, या जियो पॉलिटिक्स की अच्छी समझ होती है, यानी भू राजनीति की, तो ये लिख सकते हैं। तो स्कोप काफ़ी होता है। कुछ लोग ऐसे में सोचते हैं हम कैसे लिखेंगे, मुझको तो फला टॉपिक की जानकारी नहीं है। आप यकीन मानिए तीनों खंड में से आपको अपने मनपसंद का ऐसे मिल जाता है, हर बार ऐसा होता है। तो इस पेपर के बाद हम देख लेते हैं 2017 का ये मेंस का ऐसे पेपर जो है ये हुआ था। ये 2019 के फेब में शायद हुआ था ये। ठीक है, तो 2017 वाले का ये मेंस का है। संस्कृति, साहित्य और समाज के अन्योन्याश्रित संबंधों पर विचार करना है हमको। ठीक है, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कश्मीर समस्या तब पर विचार कीजिए। तब जो है ये 370 नहीं हटा था, और तब काफ़ी जो है पत्थरबाजी भी होती थी जब ये ऐसे आया है। तो मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि जो समस्या या फिर चर्चा मीडिया में कुछ महीने बनी रहती है, जो है उसमें प्रश्न आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर आया था भारत की मौलिक एकता क्या है, उदाहरण सहित विवेचना इसमें करना था। विज्ञान जहाँ विकास का कारक है, विनाशक की भी भूमिका निभा सकता है, क्यों कैसे, इस पर विचार करना था। सामाजिक एकता की दृष्टि से आर्थिक असमानता असहयोगी चिंतन धारा का निर्वहन करने लगता है। ठीक है, इस पर विचार करना था। ये भी आप गरीबी से एसोसिएट करके इसको देखेंगे, आर्थिक असमानता। भारतीय किसान नीति की समकालीन चुनौतियों पर प्रकाश डालना है। इसके बाद खंड 3 में प्राकृतिक आपदा के प्ररूपों पर चर्चा करना था। नक्सलवाद और भारतीय बुद्धिजीवियों के अंतः संबंधों पर प्रकाश डालना है। अर्बन नक्सल टर्म वगैरह इसी दौरान पॉपुलर हुआ था। फिर भारतीय एकता को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देशों से मिलने वाली चुनौतियों का समाधान लिखिए। तब जो है उरी पुलवामा वाली चीज़ें भी चल रही थी जब ये हुआ था। तो आप देखेंगे कि जो भी ऐसे पूछा जाएगा उसमें करंट अफेयर की कुछ छाप सटल तरीके से देखने को मिलती है, बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कि कोई ऐसा नहीं है कि पुलवामा घटना पर चर्चा करिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें ओवरऑल दे देते हैं कि भाई पड़ोसी देशों से जो चुनौतियाँ मिल रही हैं उनके बारे में लिखिए, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है इस पर लिखिए। और फिर 2016 री एग्जाम का ये पेपर ये सितंबर 2020 के करीब हुआ था। इसमें साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है, वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता, वर्तमान लोकतंत्र की दशा और भावी स्वरूप क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण ही महामारियों की मूल है, क्योंकि कोविड आ चुका था तो उसके बाद का है ये, लॉकडाउन वगैरह हो चुका था फर्स्ट वेव का। कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट, उसके दुष्परिणाम, कृषकों की समस्या और उसका निदान, किसान बिल वगैरह पर भी जब चीज़ें चल रही थी। भारत सीमा विवाद, विविध परिणतियाँ, भारत सीमा गलवान घाटी वाले ये सब चीज़ें हो चुकी थी। नई शिक्षा नीति आ चुकी थी और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता। ये तो ओवरऑल एक जनरल टॉपिक है। तो टॉपिक जो है ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं की जा सकते हैं। आपको ओवरऑल जो मतलब सिलेबस में लिखा हुआ है उसके पॉइंट को एक्सप्लोर करना होता है। वो भी आपको इस ग्रुप में खुद से नहीं करना है। वो कैसे होगा, तमाम एसेज की प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे, उसी से आपका यहाँ पे मेथड डेवलप होगा एसे का। तो जो एसे का हमारा ये जो कुल मिला के स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक, साहित्य सांस्कृतिक और विज्ञान, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इससे एसोसिएटेड है। इसका सब कुछ हम पढ़ते ही रहते हैं जीएस वाले में। ऐसे का कोई फिक्स टेम्पलेट तो हो नहीं सकता है कि वो हम आपको दे दें और उसके हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करिए। ऐसे के कुछ आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे। अगस्त से आपकी ऐसी तैयारी शुरू होनी है। तब हमने क्या दिया है, तब तक हमने आपको जो हमने प्रीवियस ईयर्स के मॉडल एसेज कराए थे, काफ़ी सारे एसेज हमने दे दिए हैं, 30+ एसे हमने मॉडल दे दिए हैं। उनका आप अध्ययन करिए, उसमें समझने की कोशिश करिए कि अगर मैं इस एसे को लिखता तो क्या लिख सकता था। ठीक है, अभी आप जो है मानसिक अध्ययन नहीं करेंगे, अभी लेखन वाला आपका शुरू होगा अगस्त से, जब हम आपको टॉपिक देंगे, फिर आप उसमें लिखेंगे, उसकी चेकिंग होगी, फिर मॉडल ऐसे दिया जाएगा, वो अलग से चलेगा पूरा। इस साल के समसामयिक घटनाओं को कवर करते हुए वह होगा। लेकिन जो मॉडल एसेस दिए गए हैं वो आपको स्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, कैसे ऐसे की शुरुआत की जा सकती है, क्या मतलब मेथड्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडल एसेस सारे मेथड आपको पता चल जाएंगे, लेकिन जो पॉपुलर मेथड्स होते हैं ऐसे राइटिंग के, उनमें से कौन सा मेथड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसकी आपको काफ़ी अच्छी समझ डेवलप हो जाएगी। और केवल ऐसा नहीं कि पीडीएफ दे दिया आपको खुद से पढ़ना है, इसके लिए एक लाइव सेशन वगैरह हम लोग करेंगे। ऐसे देने से पहले आपका लाइव सेशन होगा और ऐसे चेकिंग के बाद एक लाइव सेशन होगा। इसमें ग्रुप में कई सारे लाइव सेशन आपको कराए जाएंगे, जिसमें आप चर्चा कर सकते हैं, आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उसका समाधान वहाँ पर किया जाएगा। परंपरागत की तैयारी हम इस हफ्ते से शुरू करा देंगे। इससे के लिए मैंने अगस्त तक का बोल दिया। अगस्त से हम यहाँ पर आपको टॉपिक देना शुरू करेंगे। तब तक आप क्या कर सकते हैं, जो मॉडल एसेस दिए हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, उसमें आप अपना मेथड डेवलप करने की कोशिश करिए। ठीक है, और कैसे डेवलप करेंगे, कुछ आप उसमें से लिख सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, पुराने टॉपिक को उठा करके लिख सकते हैं, फिर मॉडल एसे से उसको मिला सकते हैं खुद से। तब तक आप ऐसा चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगस्त से फुल फ्लेज डे से राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू होगी। टॉपिक दिए जाने के बाद आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उसका, आप उसमें लिखेंगे, उसकी चेकिंग होगी और फिर आपको मॉडल एसे भी दिया जाएगा। जैसे इंडिया बनाम भारत का ऐसे है, आप इसको स्टडी करिए और देखिए कि इसमें क्या क्या पॉइंट शामिल किए गए हैं।
क्योंकि ये मतलब लास्ट ईयर के हैं, तो उसमें किन किन घटनाओं का उल्लेख किया गया है या फिर करंट अफेयर के किस घटना संबंधी रेफरेंस इसमें दिया गया है, क्या कुछ यहाँ पे पंक्तियाँ ऐड की गई हैं, आप इसमें से कुछ अल्टरनेट पंक्ति क्या ऐड कर सकते थे, ये सब चीज़ें अभी देखने की कोशिश करिए। और फिर आपको इसमें धीरे धीरे कुछ वॉइस नोट्स हमारे एक्सपर्ट एडमिन देते रहेंगे, टिप्स देते रहेंगे आपको पूरे जुलाई भर। फिर अगस्त से आप लिखना शुरू करिएगा, आपके एसेस की चेकिंग की जाएगी और इसमें मॉडल एसेस दिए जाएंगे, तो आप इसमें फिर देख लीजिएगा, ठीक है। सुशासन के बारे में है, तो ये विभिन्न टॉपिक्स हैं, आप इनकी स्टडी कर सकते हैं फिलहाल। समान अध्ययन के लिए बताया गया था कि ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दे दी गई हैं। ज़्यादातर कंटेंट प्रीलिम्स से मैच खाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब सिलेबस में लिखा गया है प्रीलिम्स जैसा, तो हमारा कंटेंट भी प्रीलिम्स जैसा ही है। करंट अफेयर हमने जनवरी 2023 से जून 2023 तक का दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर दे दिया है, उत्तर प्रदेश का भी दे दिया गया है। आने वाले मंथ का आने वाले मंथ में मिलेगा। जैसे जुलाई जब कंप्लीट हो जाएगी तो 4 अगस्त तक जुलाई मंथ का मिलेगा। अगस्त जब कंप्लीट हो जाएगा तो 4 सितंबर तक आपको सितंबर करंट अफेयर मिलेगा। इसमें 10 जीएस की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी। टाइम प्लान में लगा हुआ है, टेस्ट कब होंगे, टेस्ट थोड़ा बाद में ही होंगे, क्योंकि अभी तक तो प्रीलिम्स की डेट आई नहीं है, ठीक है। परंपरागत वस्तुनिष्ठ की तैयारी कैसे होगी, इसका मैं पूरा इनसाइट यहाँ से दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी तैयारी हम लोग इसी सप्ताह से शुरू करने लगेंगे। परंपरागत हिंदी का पूरा स्टडी मटेरियल हमने दे दिया है, पहली बात तो, ठीक है। परंपरागत हिंदी आपका 100 नंबर का आएगा, ठीक है। ये पेपर 5 खंडों में या फिर 5 क्वेश्चन में बटा रहता है। पहला क्वेश्चन होता है दिए गए गद्यांश का शीर्षक लिखना होता है, सारांश लिखना होता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है आपको। ये 21 अंक का होता है। फिर किसी दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना पड़ता है, ये बहुत छोटा सा होता है। पत्र दिया रहता है, उसी को सारणी रूप में लिख देना होता है, 15 अंक का। फिर पत्राचार यहाँ पे शासकीय, अर्थशासकीय, ये कोई एक ही एक आते हैं इसमें से, हर सेक्शन में से हर साल, या तो शासकीय आएगा या तो अर्थशासकीय आएगा। जैसे लास्ट ईयर अर्थशासकीय आ चुका है, तो इसका मतलब इस साल शासकीय आने की संभावना बन जाती है। लेकिन फिर भी कभी भी यूपीपीसीएस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें। कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, इनमें से एक आता है। कई बार इनमें अंतर पूछ लेता है, कई बार इनमें अंतर पूछ लेता है, कई बार इनमें अंतर पूछ लेता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। प्रतिवेदन और टिप्पण अभी तक नहीं पूछा गया है यूपीपीएससी के इतिहास में, इस साल काफ़ी संभावना बन रही है। इन प्रतिवेदन टिप्पण से भी सवाल आ सकते हैं। अनुस्मारक से आ चुका है, ठीक है। और विज्ञप्ति से पिछली बार आया था 2021 में, अनुस्मारक से 2020 के री एग्जाम वाले में। तो इस साल टिप्पण और प्रतिवेदन पर काफ़ी संभावना बन रही है। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि अनुस्मारक दोबारा रिपीट भी हो सकता है। तो हम किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, कोई गेस गेम यहाँ पर होगा नहीं। सारे टॉपिक की ऐसी तैयारी करा दी जाएगी, जो भी इसमें जैसा भी पूछेंगे आप उसमें कर ले जाएंगे। काफ़ी सारे तो आपके टास्क होंगे, अभी सब बताया जा रहा है कि करके टेस्ट सीरीज होगी आपकी। पारिभाषिक शब्दावली होती है, इसमें आपको अंग्रेजी से हिंदी 10, हिंदी से अंग्रेजी 10, ये पूरे 20 अंकों के लिए जितना पीडीएफ में शब्द दिए गए हैं आप उसमें से कर लेंगे। अभी तक हमने जितनी बार भी आरओ मेंस का बैच चलाया, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि जो भी पारिभाषिक शब्द पूछा गया हो अपने पीडीएफ से बाहर रहा हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। और इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। आपको थोड़ा सा यहाँ पर मतलब अगेन मेंस पेपर में भी कुछ चीज़ें रटने वाली हैं, मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। पारिभाषिक शब्दावली काफ़ी सारी और लोकोक्तियाँ, मुहावरे भी काफ़ी सारे भर भर के हैं, आपको मेमोराइज थोड़ा सा करना पड़ेगा। अभी हमारे पास समय है, आप कर सकते हैं। 5 आएंगे केवल, कोई भी 5 आ सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए पीडीएफ से ही होंगे। थोड़ा सा आपको इसमें मतलब बस समझ के रखना है, जिससे आप वहाँ पर उसको वाक्य प्रयोग कर पाएँ। कंप्यूटर ज्ञान भी 10 अंकों का होगा। ज़्यादातर परिभाषाएं इसमें और बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। 10 का है तो इसमें 5 प्रश्न ही पूछ लेते हैं, वन लाइनर टाइप के। हर प्रश्न 2 अंकों का होता है और उसमें एक दो लाइन में आपको डेफिनेशन बेस्ड सवाल होते हैं। और बहुत ऐसा नहीं कि कंप्यूटर की बारीक जानकारी चाहिए या फिर बीटेक लेवल का कंप्यूटर पूछेंगे, ऐसा नहीं। बहुत जनरलाइज्ड कंप्यूटर आता है, जो हमको 10वीं 8वीं किताबों में, बच्चों की किताबों में देखने को मिल जाता है। तो आपको बता देता है, परंपरागत हिंदी का पूरा स्टडी मटेरियल आपको दे दिया है। स्टडी मटेरियल का मतलब कि बेसिक जो गद्यांश में कैसे करते हैं, गद्यांश में सारांश कैसे लिखते हैं, शीर्षक कैसे चुनते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं, उसके 1-2 नमूने दे दिए गए हैं। ये आप जो है प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। प्रश्न नंबर 1 जो है परंपरागत का, वो प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं, उसका कोई ऐसा टेम्पलेट नहीं हो सकता है, क्योंकि गद्यांश जो भी आएगा उसको हमको वहीं पे स्टडी करके उसके उत्तर करने होंगे, ठीक। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस परंपरागत हिंदी के 10 मॉडल पेपर हमने व्याख्या सहित दे दिए हैं, कि मतलब कैसे उत्तर लिखे जाते हैं, उसका आपको अंदाजा पड़ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, अभी 1 वीक मैं आपको दे रहा हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। स्टडी मटेरियल में जो हमने दिए हैं आपको मॉडल पेपर जो कन्वेंशनल का दिया है 100 अंकों का, उसमें से आपको जो भी जितना भी आ रहा है वो खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। पारिभाषिक शब्द अभी छोड़ दीजिए, मुहावरे छोड़ दीजिए। आप जो है गद्यांश की व्याख्या करने की खुद से कोशिश करिए, कुछ भी लिखिए उसमें और जो है फिर उससे मिलाइए आंसर की में क्या दिया हुआ है। मैंने कह रहा कि ये प्रिपरेशन का भाग है, मैं आपको एक जनरल ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए कह रहा हूँ कि पहले सप्ताह आप लोग ये करिए, ये करके देखिए। फिर हम लोग एक लाइव चैट सेशन करेंगे, ये 15 या 16 करीब होगा, और 17 तारीख से हमारा जो है टास्क शुरू होगा, ठीक है। प्रथम टास्क यहाँ पर 17 जुलाई को आपको दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। टास्क का मतलब क्या हुआ, टास्क थोड़ा फैंसी टर्म है, आजकल प्रचलन में तो हमने लिखा है। टास्क का मतलब यहाँ पर है अभ्यास कार्य। पहला अभ्यास हम लोग करेंगे, आधिकारिक अभ्यास कार्य।
17 जुलाई को। इससे पहले एक लाइव सेशन में करके आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा, फिर आप जो है खुलकर लिख सकते हैं। फिर होगी रिगोरस चेकिंग, उसमें आपको नंबर दिए जाएंगे और टास्क का मॉडल आंसर भी मिलेगा, जिससे आप उसमें अच्छे तरीके से चेक कर सकेंगे कि क्या गलती हुई, किस तरीके से लिख सकते थे। अभी हमारे पास काफ़ी समय शेष है, तो 17 जुलाई से शुरू होगा। जब सब लोग लिख लेंगे उनका आंसर चेक कर दिया जाएगा। फिर अगला टास्क होगा, कुल 20 आंसर राइटिंग टास्क या फिर अभ्यास कार्य यहाँ पे कराए जाएंगे आपको। जैसा ऑफिशियल पेपर आता है उसके जितने पाँचों खंड होते हैं, पाँचों सेक्शंस के खंड के 2-2 टास्क कराए जाएंगे। हर सप्ताह में या हर 5वें दिन हम लोग इसको अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। 2-2 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। जैसे पहले टास्क में आपके 2 गद्यांश होंगे और दोनों से जैसे आता है प्रीवियस ईयर पेपर में, वैसे ही आपको कराया जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ टास्क का, जिससे आप समझ जाएँ कि टास्क होगा कैसा। ये टास्क का एक नमूना देख सकते हैं, ये हिंदी टास्क नंबर 1 है। अब इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है, लेकिन आपके टास्क में 2 गद्यांश होंगे, ऐसे समझिए इसको। ये 2 गद्यांश आपको मिलेंगे एक साथ। इसमें आपको गद्य का अवतरण का प्रमुख मतलब उपयुक्त शीर्षक लिखना होगा, अवतरण का सारांश लिखना होगा और रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होगा। इस तरीके से है। तो ये आपका ये जो है 12, 6, 18, 21 प्रश्नों का एक क्वेश्चन है। वो आपके पहले टास्क में 2 सवाल ऐसे होंगे, यानी 42 प्रश्नों का टास्क होगा। उसकी चेकिंग होगी, उसमें आपको नंबर दिए जाएंगे और फिर इसका एक मॉडल उत्तर भी मिलेगा। ये पुराने साल का है, पुराना कुछ भी रिपीट नहीं करेंगे, सब नए टास्क आपको मिलेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। इस तरीके का टास्क आपको मिलेगा पहला। तो ऐसे 10 टास्क आपको परंपरागत के कराए जाएंगे, ठीक है, और 10 टास्क यहाँ पे वस्तुनिष्ठ के होंगे। और इसी के साथ ही कन्वेंशनल के 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 100 नंबर वाले, जैसा पेपर आता है एकदम नए फ्रेश टेस्ट होंगे, संभावित क्वेश्चंस के साथ होंगे जो इस बार पूछे जाने लायक होंगे 2023 वाले मेंस में। और 10 टेस्ट यहाँ पे वस्तुनिष्ठ होंगे 60 नंबर के, मतलब जिसमें 30-30 प्रश्न होंगे। कंप्लीट आंसर राइटिंग चेकिंग फीडबैक मिलेगा और जैसे ग्रुप शुरू होगा आप उसमें समझ जाएंगे कैसे क्या होगा। लाइव स्ट्रीम में मैं बता दूंगा। इसमें कुल मिलाकर जैसे टास्क मिला आपको उसको लिखना है। आंसर कॉपी का सैंपल यहाँ पे दे दी जाएगा, उसको चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल A4 साइज़ का आप अच्छा सा शीट ले लीजिए साफ सुथरा, और उसमें जो है डबल लाइन मार्जिन खींच करके उत्तर लिख करके PDF अपनी भेजेंगे। नाम लिख करके PDF का जो नेम करेंगे वो अपना नाम होगा और तारीख का नाम होगा। PDF भेजेंगे, फिर एडमिन उसको डाउनलोड करेंगे, उसको चेक करेंगे एडमिन, और उसमें मार्क करके नोटेट करके आपको भेजेंगे और उसमें आपको गलतियाँ पता चलेंगी और फिर वॉइस मैसेज से उसका फीडबैक दिया जाएगा कि क्या गलती आपने की और किस तरीके से उसको बेहतर बनाया जा सकता था। ऐसे ही चेकिंग आपकी ऐसे के पेपर्स में होगी। 30 मॉडल ऐसे अभी आपको स्टडी के लिए दे दिए गए हैं, आप उसमें स्टडी करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, ठीक है, उसको देखिए कैसे लिखा जाता है। फिर एक लाइव सेशन आपको करा दी जाएगा अगस्त से पहले, उसमें आपको बेसिक बता दी जाएगा, उसमें आप डिस्कस कर लीजिएगा, फिर ऐसे लिखना शुरू करिएगा और फिर लिखने के बाद आपको आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा और मॉडल ऐसे भी दिया जाएगा जहाँ जहाँ जरूरी होगा। निबंध के आपके साप्ताहिक टास्क होंगे, एक हफ्ते में एक हम लोग करेंगे और ये 1 अगस्त से शुरू होगा, जैसा आपको बताया गया था ग्रुप अनाउंसमेंट में। GS प्लस वस्तुनिष्ठ हिंदी की पेड क्विज जिन लोगों ने ज्वाइन किया, आपको पता होगा 8-9 हज़ार क्वेश्चन तो हम वस्तुनिष्ठ के ऑलरेडी दे चुके हैं, जो आपको प्री मेंस में दोनों में ही बहुत हेल्प करने वाला है। आप उनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते रहिए। तो आपको प्रीलिम्स भी देना है, पहले तो सभी को प्रीलिम्स देना है, तो उसमें आपको फायदा मिल जाएगा और मेंस में तो मिलेगा ही। बाकी ये प्रीलिम्स में ही आपने देख लिया होगा, आरओ मेंस में टॉपिक वाइज कैसे आ सकता है उसका यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। जैसा प्रीलिम्स में होता है वैसा ही मेंस में होता है, GS में कोई अंतर इसमें होता नहीं है। आपके टेस्ट का टाइम प्लान यहाँ पे दिया हुआ है। 1 दिसंबर से हम लोग टेस्ट शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो प्री भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो 28 दिसंबर तक आपके ये GS वाले टेस्ट होंगे। फिर फुल एंड टेस्ट ये परंपरागत के होंगे, 2 दिसंबर से होंगे। उसके पहले हम आपको सारे टास्क करवा देंगे दिसंबर से पहले, उसके बाद परंपरागत आप लिखेंगे, परंपरागत टेस्ट को चेक करा सकेंगे। 29 दिसंबर तक का हमारा प्लान है। फिर फुल एंड टेस्ट ये आपके हिंदी के होंगे, 30 प्रश्नों वाले, 60 अंकों वाले, वस्तुनिष्ठ वाले। ये यहाँ पे 3 दिसंबर से शुरू होंगे और 30 दिसंबर को ये खत्म होगा। इस तरीके से ये टाइम प्लान है। 17 को पहला टास्क आपको मिलेगा। कुछ बेसिक बातें यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जो कुछ भ्रांतियाँ हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। लिखित परीक्षा के संबंध में कुछ मिथक फैलाए जाते रहते हैं, उसको मैं पहले ही यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। इससे पहले आप ग्रुप में पूछें, अच्छा निबंध अनुभवी व्यक्ति लिख सकते हैं जिसने 20 साल तैयारी की हो, ऐसा कुछ लोग मार्केट में बना के रखते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। जितना सिलेबस है निबंध का, कोई UPSC वाला निबंध तो है नहीं, ठीक है। इसमें जो मतलब सिलेबस है उसी के आसपास टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो आपको कोई इतना अनुभव जरूरी नहीं है। हाँ, अनुभव आपको जरूरी है। आपका GS में अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए, प्रीलिम्स वाले सिलेबस की, जो मेंस में भी सेम ही है उतनी अगर आपकी तैयारी है, आप हिंदी लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, हिंदी भाषी बेल्ट से हैं, कोई इसमें दिक्कत होने नहीं वाली है, ठीक है। आपने 10वीं के बाद हिंदी कभी पढ़ी हो या फिर ना पढ़ी हो, आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं, पहले भी लोग हुए हैं। निबंध के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रम फैलाया जाता है, ये पता नहीं क्यों। न्यूज़पेपर से ऐसे का कोई लेना देना है नहीं। आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, मैंने कह रहा डिसकंटिन्यू कर दीजिए। आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपकी अच्छी बात है, आपको अच्छे शब्द मिलते जाते हैं, आपके शब्द ज्ञान में लगातार विस्तार होता रहता है। लेकिन
जो लोग अंग्रेजी माध्यम के लिए हैं वो इसमें अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करिएगा जितना हमने आपको स्टडी मटेरियल दिया है। इसी वजह से हमने स्टडी मटेरियल में ज़्यादा बुक्स पर फोकस ही नहीं किया है, पूरा सिलेबस पर आधारित स्टडी मटेरियल है और पूरा प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन जैसा स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है। कुछ भी अवधारणा बनाने के लिए नहीं दिया गया है, अवधारणा इसमें कुछ है नहीं। अवधारणा बनेगी लेखन से, अभ्यास से और उसकी चेकिंग से और उस पर डिस्कशन से, ठीक है। निबंध के लिए जो है न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले जो है हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने में अपनी ऊर्जा मत वेस्ट कीजिएगा। बाकी हिंदी मीडियम वाले अगर पढ़ते हैं तो मैं उनको मना भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर परंपरागत हिंदी में इंग्लिश माध्यम वाले मात खा जाते हैं या फिर हिंदी निबंध होता है, परंपरागत हिंदी इस पर होती है, ऑब्जेक्टिव तो है ही इसमें, इस वजह से इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे मात खा जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले पहले भी सिलेक्ट हुए हैं और अभी भी हो सकते हैं। आर मेंस की तैयारी के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो यहाँ पर दो चीज़ें सबसे आवश्यक हैं और एक है सबसे पहले लेखन और अभ्यास। ये कुछ अलग अलग भी नहीं, लेखन अभ्यास आप एक साथ लिख सकते हैं। लेखन अभ्यास सबसे ज़रूरी है, ठीक है। इसी से जो है सब चीज़ें सही होंगी, इसके अभाव में कोई चीज़ आपकी सही नहीं हो सकती। लेखन अभ्यास आपको करना पड़ेगा। बाकी इससे जुड़े जो भी चीज़ें हैं जैसे कि गाइडेंस हो गई, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम देगी आपको। प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस भी मतलब अभ्यास का एक भाग है, तो कैसे प्रैक्टिस करनी है, किन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, वो आपके लिए एसएस टीम हाजिर है। जो भी हम मॉडल पे ऐसे कराते हैं या फिर जो कन्वेंशनल में कराते हैं, पहले भी आपने देखा होगा अगर आप हमसे जुड़े हैं, तो जो भी कराया जाता है उसी से एग्जाम में आ भी जाता है। पारिभाषिक शब्दावली के लिए मैंने बताया, जो भी हम प्रारूप की प्रैक्टिस कराते हैं वही प्रारूप आ भी जाता है एग्जाम में। हाँ, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा है, इसमें आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जो पढ़ाया वो आ गया, आपने कैसे परीक्षा में उस प्रश्न के उत्तर को प्रेजेंट किया, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मैटर करता है। पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा, आपकी चीज़ें चेक की जाएंगी, क्या आप लिख रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, थॉरली आपकी कॉपीज़ को चेक किया जाता है और तुरंत आपको बताया जाता है। तुरंत का मतलब एटलीस्ट जब आप लिख के देंगे उसके 24 घंटे के भीतर या 48 घंटे के भीतर आपको बताया जाता है, जिससे आप उसमें सुधार कर सकें। बड़ी बड़ी कोचिंगों में क्या होता है कि आपको काफ़ी दिन बाद आपकी कॉपीज़ मिलती हैं, तब तक आप जो है भूल जाते हैं क्या लिखा था, तो आपका वैसे सुधार नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लेखन अभ्यास में एसएस टीम आपकी हेल्प करेगी। जीएस और ऑब्जेक्टिव हिंदी आपको तैयार करके रखनी है। बाकी कन्वेंशनल के टास्क 17 जुलाई से शुरू हो जाएंगे और काफ़ी सारे टास्क करा दिए जाएंगे। जितना कमिटमेंट है वो तो मिनिमम करा ही जाएंगे टास्क और टेस्ट सीरीज, उसके अलावा भी जो भी प्रश्न जरूरी होंगे वो यहाँ पर करा दी जाएंगे और लगातार आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं ग्रुप शुरू होने के बाद। 17 जुलाई से पहले टास्क दिए जाने से पहले एक लाइव स्ट्रीम होगा जिसमें आप अपने डाउट पूछ लीजिएगा, जो भी आपके डाउट हो स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद, तो सारे डाउट वहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। कन्वेंशनल हिंदी के संबंध में जो स्टडी मटेरियल दिया है उसके बारे में कई लोग पूछते हैं क्या ये सफिशिएंट है, तो मैं बता देता हूँ कि येस इट इज़ सफिशिएंट, बिल्कुल सफिशिएंट है, ये बॉक्स टिक कर लीजिए, जो भी दिया गया है वो सफिशिएंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें पूछते हैं कि क्या ये मतलब लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। कई बार लोग फॉर्मेट के बारे में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने जो है सपोज़ कीजिए मुंगेरी लाल पब्लिकेशन की बुक में देखा है, छन्नू लाल मिठाई वाले की बुक में ये देखा है, तो उसमें ये फॉर्मेट दिया हुआ, किसी सही माने एससीएस का फॉर्मेट जो है ये एससीएस का सृजन नहीं है। एससीएस ने फॉर्मेट जो है ये कहाँ से लिया है, एससीएस ने फॉर्मेट लिया है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो लेटर्स होते हैं, जो विभागीय लेटर होते हैं, विभागीय पत्राचार होता है, उससे हमारा जो कंटेंट में जो फॉर्मेट है वो लिए गए हैं, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉलो करती है अपने विभाग में, अपने अनुभाग में पत्राचार के लिए, वही फॉर्मेट हमने लिए हैं। तो ये हमारा कुछ क्रिएशन नहीं है, हमारी रचनात्मकता नहीं है। जो भी चीज़ें ली गई हैं वो उत्तर प्रदेश ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई हैं और कोई भी ले सकता है वहाँ से। हम लेटेस्ट एकदम पैटर्न के हिसाब से फॉलो करते हैं और हमारे कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं अलग अलग अनुभागों में, तो उनसे भी इनपुट मिलता रहता है। तो मुंगेरी लाल पब्लिकेशन में जो दिया गया होगा वो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता कि सही है कि नहीं। हमारे फॉर्मेट एकदम अपडेटेड है और इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पारिभाषिक शब्दावली में वोकैबलरी वर्ड्स में भी जो भी वोकैबलरी दी गई है वो सफिशिएंट है। अगर हमको लगेगा कि कोई वोकैबलरी आपकी छूट रही है तो वोकैबलरी की अलग से पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दी जाएगी एग्जाम से पहले तक। अभी के लिए यही वोकैबलरी सफिशिएंट है, इससे आपके एग्जाम में जो 20 प्रश्नों का पारिभाषिक शब्दावली से आएगा वो इसमें सफिशिएंट है। इसको लर्न करने पर फोकस करते रहिए अभी से। अच्छा, एक चीज़ उन लोगों को बतानी है जो लोग पहली बार आर की तैयारी में उतरे हैं, पहले एग्जाम नहीं दिएंगे अभी, उनको कई बार बड़ा डाउट होते हैं एक्यूरेसी को लेकर, खासकर वर्तनी वाले में। तो मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ में लिखा गया है वही करेक्ट है, जो पीडीएफ में नहीं करेक्ट बताया गया है वो इनकरेक्ट है। मनोकामना हम बोलचाल की भाषा में लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी के पेपर में आपको इनकरेक्ट ये मानना है। मनोकामना अशुद्ध होता है, मनाकामना शुद्ध होता है। परंपरागत माफ कीजिएगा ऑब्जेक्टिव हिंदी का आप पेपर देंगे तो मनाकामना को ही शुद्ध मानेंगे, मनोकामना को आपको अशुद्ध मानना पड़ेगा। वहीं अगर अधोगति को देखें तो इसको आपको अशुद्ध मानना पड़ेगा, अधोगति को शुद्ध मानना पड़ेगा। तो जो जैसा दिया गया है पीडीएफ में उसी को आपको मानना पड़ेगा, ये आप इसमें समझ लीजिए। मैंने एग्जांपल से बता दिया है, जो उसमें अशुद्ध वाली लाइन में लिखा है वो अशुद्ध होगा, जो शुद्ध वाली लाइन में लिखा है वो शुद्ध होगा। ये सब चीज़ें चेक कर ली गई हैं। फर्दर अगर कोई भी जो है अपडेट होता है तो वो ग्रुप में बताया जाएगा, अदरवाइज जो पीडीएफ में लिखा गया है वही सही है, इसमें बार बार डाउट मत करिएगा, ठीक है। मनोकामना जो है अशुद्ध है, अधोगति अशुद्ध है, अधोगति शुद्ध है, मनोकामना शुद्ध है, ठीक। चलते चलते आपको ये पेपर ये हम दिखा देते हैं। सामान्य हिंदी या लेखन का या परंपरागत का ये है। तो पहला यहाँ पे गद्य आता है,
जो मैंने दिखाया। प्रस्तुत गद्य का अवतरण उपयुक्त शीर्षक पहले आता है, फिर सारांश आता है, इसी को संक्षेपण भी कई लोग बोलते हैं। संक्षेपण लिख करके आएगा, सारांश, फिर रेखांकित अंश होंगे, 3 होते हैं, उसकी व्याख्या करना होता है, 4 नंबर का एक होता है, ये रेखांकित यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ठीक, बहुत छोटा सा अवतरण होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद ये पत्र लिख करके आता है पूरा, तो इससे आपको कई बार शासकीय पत्र का प्रारूप भी मिल जाता है लिखित, तो इस तरीके से पत्र होता है। इसका हमको क्या करना पड़ता है, सारणी रूप में सार लेखन करना पड़ता है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है और इसके अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं आपको, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता है। यहाँ पर जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो भरपूर प्रैक्टिस इसकी टास्क में हम लोग कराएंगे। बाकी पारिभाषिक शब्दावली ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं, जितना आप लर्न करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है नहीं, आपको लिखना पड़ेगा इसका अर्थ। जैसे प्रोविजो है तो इसका अर्थ सशर्त लिखेंगे, बाई लॉ का उपनियम लिखेंगे, और या उपविधि लिख सकते हैं भाई, अबेंडमेंट का परित्याग लिख सकते हैं, कॉरिजेंडम का भूल सुधार आएगा, और कैडर का हलहार में संवर्ग आएगा। अगर किसी ने इसका काडर लिख दिया तो वो अनुचित माना जाता है। तो पारिभाषिक शब्दावली इसी वजह से दी जाती है याद करने के लिए कि जो पूछा गया वही लिखेंगे। रिस्पॉन्स का मतलब प्रत्युत्तर का मतलब या तो रिस्पॉन्स लिखेंगे या रिप्लाई लिख सकते हैं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, जैसे लागू नहीं का मतलब होगा नॉट एप्लीकेबल, जो NA लिखते हैं, नॉट एप्लीकेबल। ये सारे शब्द सुनने सुनने लग रहे होंगे, कोई फॉर्म आपने भरा होगा तो उसमें NA लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है, नॉट एप्लीकेबल। अनुलग्नक का मतलब क्या है, दिया हुआ है PDF में, इसको पढ़िए। उल्लंघन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ब्रीच लिख सकते हैं, या वायलेशन लिख सकते हैं, कॉन्ट्रावेंशन लिख सकते हैं, इसके तो कई लिखे जा सकते हैं और सभी सही भी होंगे, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और जैसे लोग मुहावरे लोकोक्तियां का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, इसमें कोई भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश में जो प्रचलित हैं वो आ सकते हैं, तो इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा भाई, इनके अर्थ लर्न करना पड़ेगा, तो अर्थ आपको याद हो जाएगा, तो आप वाक्य प्रयोग तो आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, वाक्य प्रयोग में उतनी नहीं मुश्किल है, लेकिन अर्थ पता होना सबका जरूरी है। अर्थ पता नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वेश्चन सब वर्नरी टाइप आते हैं, डेफिनेशन बेस्ड, बहुत बेसिक से जो कंप्यूटर के जो बेसिक फीचर्स होते हैं, HTTP, रैम रोम क्या है, मेमोरी कितनी है, इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है, www डॉट क्या है, GPRS पूछा था इससे पहले पेपर में। ठीक है, इससे पहले वाले में पूछा था कि जो गूगल पे आता है उसका क्या यूज़ है, ये सब बहुत बेसिक से आपसे पूछेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बायोस क्या होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो धीरे धीरे सबकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। टास्क में कंप्यूटर क्वेश्चंस की भी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। अब आप वीडियो नंबर 2 देखिए। वीडियो नंबर 2 में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्या कैसे पढ़ना है। स्टडी मटेरियल में आपको 2-3 PDF आई होंगी। सबसे पहले तो आपको सामान्य हिंदी की आई होगी ऑब्जेक्टिव के लिए, फिर परंपरागत के लिए होगी। ऐसे वाले पेपर में, ऐसे वाले ग्रुप में आपको ऐसे वाली PDF मिल गई होगी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस की, तो उसको देख लीजिए। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो में रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर स्ट्रैटेजी वीडियो खत्म होता है। कोई भी आपका डाउट है तो आप अपने डिस्कशन वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं।